नाज़रीन, गजा सीज फायर डील के ऊपर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन सेम टाइम के ऊपर जब वो इसराइल जो वायलेट है इसको करने की कोशिश कर रहा है, इस डील को जब वो सबटाज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एक डिफीट है। अब उसको वाज़े तौर पर अंदाजा हो रहा है, तमाम तरफ से जो चीजें सामने आ रही हैं, ये उसकी वाज़े डिफीट हुई है, उसके डिक्लेयर्ड गोल्स है वो अचीव तो नहीं हुए। तो अब जो है वो इसको सबटाज करने की कोशिश कर रहा है और वो चाह रहा है कि मलबा जो है वो हमास के ऊपर डाल दिया जाए, और इस तरह के इशूज वो बना रहा है कि जो नॉन इश्यूज हैं उनको वो इश्यूज बना रहा है, जिसमें मरवान बरगोती का अहम मामला है और मरवान बरगोती को वो कह रहा है कि रिलीज नहीं करेगा, और दीगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर वो इश्यूज है वो बना रहा है। फलस्तीनी रेजिस्टेंस के लीडर्स की बॉडीज हैं जो इजराइल के पास है, वो कह रहा है ये हम वापस नहीं करेंगे। तो अब उसके ऊपर हमास का रद्द-ए-अमल सामने आया। हमास ने कहा है कि अगर ये मरवान बरगोती को रिलीज नहीं करेगा इसराइल, तो हम इजरायली कैदियों को रिलीज नहीं करेंगे। ये ऐसे नहीं है कि हम इसराइल को अलाउ कर दें। ये जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ और बाकी सबके सामने ये बात हुई थी कि ये कैदी हैं, उनकी रिहाई होगी, और सारे जो चीजें हैं वो तो इन सब के सामने जब वो तय की गई थी। तो अब हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि इसराइल जब इनको वायलेट करे। तो ये बड़ा सही स्टांस जब रेजिस्टेंस ने लिया है, क्योंकि आप देखिए अगर पहले ही दिन से, पहले ही घंटों से, अगर अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए, तो अभी से अगर इसराइल को वायलेशन जब अलाउ कर दी गई तो फिर इसराइल तो आगे से आगे वायलेट करता चला जाएगा। तो हमास ने सख्त तरीन स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हम कोई कैदी रिहा इनके नहीं करेंगे अगर ये सारी बातों के ऊपर एग्री नहीं करते। और फिर टर्की से और कतर से अमेरिका को मैसेज दिया है कि वो इन तमाम चीजों को जब वो इंप्लीमेंट करवाएं। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, और काफी सेंसिटिव टाइम है जिसमें बहुत सारी साजिशें जो इस वक्त इसराइल कर रहा है, और दरमियान में जो है वो इन्होंने एक कैबिनेट का ड्रामा भी रचाया है कि कैबिनेट का इजलास होगा, वो अप्रूव करेगी तो सीज फायर इंप्लीमेंट होगा, ये इस तरह का। और वो कैबिनेट का इजलास जब वो हो नहीं रहा, वो होना था, फिर वो डिले हो गया। तो ये इस तरह का ड्रामा ये बहरहाल कर रहे हैं। तो सारे अलर्ट भी हैं, सेंसिटिव टाइम भी है, क्योंकि ये इनकी क्लियर डिफीट हुई है, जिल्लत अमेज शिकस्त इनकी हुई है। तो ये इसको जब वो करने की कोशिश कर रहे हैं, सबुटाज और मलबा जब वो हमास के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ये है कि वहां पर बॉम्बिंग कर रहे हैं। जो असल इस वक्त है कि वहां पर बॉम्बिंग ये कर रहे हैं, हालांकि सीज फायर तो अनाउंस हो गया है। तो आगे से फिर क्या किया कि हमास ने इनके फौजियों के ऊपर अटैक किया और इनके फौजी जब मारे गए हैं, फिर इनकी जो व्हीकल्स हैं वो आपस में टकराई हैं और उसके नतीजे में जो इनके फौजी जख्मी हुए हैं। तो ये सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और इसी दरमियान ग्लोबल स्टेज के ऊपर बड़ी एस्केलेशन जब देखी जा रही है, जंगें बिल्कुल पनप रही हैं और किसी भी वक्त एक्सप्लोड होने को है, जिसमें वेनेजुएला की जंग जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि ऐसा लगता है कि फैसला हो गया है। अब वेनेजुएला के अंदर जो है वो टैंकों की इन्वेजन को रोकने के लिए वो डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं, एयर डिफेंस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, फौज डिप्लॉय कर रहे हैं। तो वहां पर जैसे क्लैरिटी है कि अमेरिका वहां पर फौज जब उतारने जा रहा है, बड़ी जंगें जब वो पनप रही हैं। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो रिपोर्ट आई है कि चाइना जो है वो ताइवान को ब्लॉकेट करने की जो वो पूरी तैयारी कर रहा है, और उसने जो ताजा तरीन जंगी मशकें वहां पर की हैं, अब जो रिपोर्ट वहां पर जारी हुई है कि वो बाकायदा इस पर्पस के साथ ही कि कैसे ताइवान का ब्लॉकेट जब किया जा सकता। उधर रशिया और यूक्रेन की जंग बहुत तेज होने जा रही है, आगे विंटर आ रहा है, और जो यूरोपियन लीडरशिप है वो इस वक्त बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो रही है। तो यूरोप के क्राइसिस जब बढ़ते चले जा रहे हैं, तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। ट्रंप के आने के बाद जो डार्क कॉमेडी जारी है, उस डार्क कॉमेडी में एक और जरा दिलचस्प खबर भी देख लीजिए। नेतन्याहू ने यह कहा है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज वो मिलना चाहिए। नेतन्याहू डिमांड्स ग्रांटिंग ट्रंप द नोबेल पीस प्राइज। यानी अभी तक बॉम्बिंग रुकी नहीं है, बॉम्बिंग जारी है, और नेतन्याहू ट्रंप, और रिकमेंड कौन कर रहा है? जो आलमी अदालत ने जिसको जब वो वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री में इस शख्स से ज्यादा किसी ने बच्चे नहीं मारे हैं, ये नोबेल पीस प्राइज के लिए जब वो नॉमिनेट कर रहा है। ट्रंप का जो बिहेवियर है, यानी गन पॉइंट के ऊपर नोबेल पीस प्राइज जब लेना, अभी कुछ घंटों में पता चल जाएगा। तो इस डार्क कमेटी के अंदर आप जरा अंदाजा करें, तो जो ट्रंप का बिहेवियर है वो उसको ना मिले तो पता नहीं वो जो है सैंक्शन कर दे, नोबेल कमेटी को ही सैंक्शन लगा दे उनके ऊपर, ठीक है ना। और कल को ये अपना कोई नोबेल पीस प्राइज जब अनाउंस करें इसी तरह का, और पहले वो ट्रंप को दे दिया जाए, बाद में जब वो नेतन्याहू को दे दिया जाए। तो ये सूरत हाल है। इजराइल का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने अमेरिकन मीडिया को जो इंटरव्यू दिया है इसी सूरत हाल में, उसने कहा कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है जंग को दोबारा शुरू करने की। बड़ी गहरी साजिश, बॉम्बिंग अभी रुकी नहीं है, कैबिनेट ने अभी अप्रूव नहीं किया है, और वो कह रहा है कि जब वो हम जंग दोबारा शुरू नहीं करें, अभी वो खत्म भी नहीं हुई है, वो कह रहा है कि जंग दोबारा शुरू नहीं करेंगे। यानी इससे वाज़ेह देखा जा सकता है। और ये वो फॉरेन मिनिस्टर और ये सारा एक्सट्रीमिस्ट अगर ये कह रहे हैं, समुद्रज कह रहा है कि शुरू करेंगे, ये कह रहा है नहीं शुरू करेंगे, और अमेरिकन मीडिया पर बता रहा है। यानी जो ट्रंप चाह रहा है कि एक लॉन्ग लास्टिंग वो पीस करवा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये दोबारा जो शुरू नहीं हो जाएगा। तो एक धूल झोंकने की जो कोशिश की जा रही है कि दोबारा हम शुरू नहीं करेंगे, ये वो, तो वो जो अमेरिका से प्रेशर आ रहा है उसके लिए बयान दिया गया है। तो सब अलर्ट भी हैं, सब तैयार भी हैं, जो भी इसराइल ऊंच नीच करेगा फिर इसको जब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो
पेरिस के अंदर बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें फ्रांस होस्ट कर रहा है, यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स को, अरब फॉरेन मिनिस्टर्स को, जिसमें सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल हैं, और मार्को रूबियो जब उसके अंदर शरीक हो रहे हैं। फ्रांस ड्यू टू होस्ट अरब यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स टू डिस्कस गाजाज डे आफ्टर, यानी जंगबंदी हो गई तो उसके बाद गाजा में कौन रूल करेगा, क्या होगा, और आगे मामला जब वो कैसे बढ़ेंगे, ये उसके लिए मीटिंग वहां पर अहम तरीन मीटिंग है जो होने जा रही है। और यूरोप कह रहा है कि उन्हें भी पार्ट ऑफ द डील बनाया जाए। यूरोपीय यूनियन रेडी टू डिस्कस कंट्रीब्यूशन टू द गाजा प्लान टॉप डिप्लोमेट, इस प्लान का जो हमें भी हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि यूरोप का भी तो है कि भाई हम भी तो, हमारी नुमाइंदगी भी तो इसमें होनी चाहिए। जो स्टीव विटकॉफ है और जैरेड कुशनर है वो इजराइल पहुंच गए हैं, और रिपोर्ट के मुताबिक संडे को ट्रंप ने आना है, लेकिन ये इजराइल ऊपर नीचे करने की भी कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो टर्की ने कहा है कि हम पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे इंप्लीमेंटेशन। ये पहला ताकतवर मुल्क है जो मीडिएटर्स में शामिल हुआ है, मिस्र और उसकी तो कोई पावर नहीं है कतर की। तो टर्की टू ज्वाइन टास्क फोर्स टू ओवरसी गाजा सीज फायर इंप्लीमेंटेशन, सीज फायर को इंप्लीमेंट हम मॉनिटर करेंगे। अब कैसे करेंगे, वायलेशन होगी तो टर्की कैसे रोकेगा, तो बहरहाल ये एक बात है। ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन जब हम देखेंगे, ये टर्की कह रहा है। एक एनालिसिस अल जजीरा का मैं आपके सामने रखता हूं, और उनके मुताबिक ट्रंप इन्वेस्ट कर रहा है अपनी रेप्यूटेशन में ऑन गेटिंग गाजा डील। एक रियल पीस मेकर के तौर पर वो यहां पर एक रेप्यूट करने की जो कोशिश कर रहा है, और इसी के लिए जब वो इजराइल भी कह रहा है दोबारा शुरू नहीं करेंगे, हालांकि इजराइल के बयान के ऊपर क्या एतबार किया जा सकता है। तो अल जजीरा ये कह रहा है कि ही कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम दिस इजीली, इतना आसान नहीं होगा ट्रंप का इससे निकलना। पर्टिकुलरली अगर वो ये चाहता है कि इफ ही रियली गेट द क्रेडिट फॉर बीइंग द ग्लोबल पीस मेकर, दुनिया को सब पता है, तो अगर उसने इन रियलिटी कुछ करना है तो फिर इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ही हैज टू मेक दिस सक्सीड, ये आगे बढ़े। और ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट इसलिए जरूरी है कि जिस तरह से इजराइल के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और खासकर नेतन्याहू के ऊपर नहीं किया जा सकता, तो मुसलसल अमेरिकन प्रेशर होगा तो बात आगे बढ़ेगी। और हम जानते हैं कि नेतन्याहू इससे बिल्कुल खुश नहीं है इस डील से, और ही फील कि दिस इज अ विन फॉर हमास, इसमें तो वाज़ेह तौर पर फलस्तीनी जीत गए हैं। And probably this is a win for Hamas because he has not been able to stop the war on his terms. और इजराइल जो है वो अपनी टर्म्स पर ये जंग नहीं रुकवा सका है, बल्कि हमास की टर्म्स के पर ये जंग रुकी है। तो ये वो डिफीट है जो इजराइल को हुई है। देखिए, ये जो इजराइल का कोलैप्स है ना, फलस्तीनियों से हार कर आपको लगता है कि वो कायम रह सकता है? जब कुछ चीजें हो जाती हैं तो फिर वो आगे अपना असर छोड़ती हैं। अगर ये परमानेंट सीजफायर की तरफ मामला चला जाता है और आगे इजरायली फौज विड्रॉ कर जाती है, फिर आप देखिएगा इजराइल आगे मजीद अपने कोलैप्स की तरफ जब जाएगा, ठीक है ना, वो इतनी बड़ी जंग हार कर यहां पर नहीं रह सकता है, ठीक है ना, इतनी बड़ी उसको कभी शिकस्त हुई नहीं है यहां पर, और फिलिस्तीनियों से वो हार गया। अंदाजा करें, जो जिनके ऊपर उसका कंट्रोल है, जिसको उसने कॉलोनी बनाया हुआ है जिन लोगों को। तो क्यूबा के अंदर हजारों की तादाद के अंदर जब लोग निकले हैं और उन्होंने सेलिब्रेट किया गजा के सीजफायर को, जो ह्यूमैनिटी जो है फलस्तीन के साथ खड़ी है। और बहुत सारी कॉलोनीज पिछले 500 साल में बनी हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल जो कॉलोनी है वो ये है, और इसको बहरहाल अपने कोलैप्स की तरफ जाना है। और जो कॉलोनियल दौर था उससे इंसानियत को बिलाखिर निजात जब वो मिलनी है, ये कॉलोनी और दुनिया साथ साथ नहीं चल सकती। या तो फिर एंड ऑफ टाइम होगा, तो या फिर ये एंटिटी रहेगी। दोनों चीजें साथ साथ जो है वो नहीं चल सकती, क्योंकि इसको चलाने के लिए मुसलसल जो है वो वायलेंस चाहिए। और अब दुनिया में जैसे बाकी पावर सेंटर्स जो है वो इमर्ज कर रहे हैं, और जैसे कलेक्टिव वेस्ट जो है वो अपने डिक्लाइन में है, तो ये लायबिलिटी वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और ये इसका सबसे बड़ा मुजाहरा खुद ट्रंप ने कहा कि दुनिया के साथ इजराइल नहीं लड़ सकता, ठीक है ना, और खुद अमेरिका के लिए ये बड़ा एक्सपेंसिव अब ये साबित हो रहा है। और वो सवाल अभी उठेंगे और बात आगे बढ़ेगी, जो $33 बिलियन अमेरिका ने यहां पर खर्च किए हैं। आयरलैंड जब वो सैंक्शन लगा रहा है, लेकिन अमेरिका जब प्रेशराइज कर रहा है, अमेरिकन जो लॉबिंग है वो प्रेशराइज कर रही है, अमेरिकन कॉर्पोरेट जो प्रेशर कर रहा है कि सैंक्शन जब वो ना लगाए जाएं। आयरिश कंटेंडर ब्लास्ट गवर्नमेंट ओवर डिले ऑफ सैंक्शंस ऑन इजराइल। वजह यह है कि अमेरिकन जो कॉर्पोरेशंस हैं वो प्रेशराइज कर रही हैं आयरिश गवर्नमेंट को सैंक्शंस जब ना लगाएं। तो ये बहुत सारी चीजें साथ जारी हैं। उधर जो है वो वेनेजुएला की जो जंग है, एक तो देखें सीरिया, लेबनान, ईरान, आगे क्या बनता है। वेनेजुएला की जो जंग है, वेनेजुएला इज प्रिपेयरिंग फॉर अ पॉसिबल इन्वेजन बाय यूएस, वहां पर तैयारी है जो मुकम्मल नजर आ रही है। वेनेजुएला ने इंडिपेंडेंस प्लान 200, ये इसका नाम है, ये लॉन्च कर दिया है, जिसमें वो अपना एयर डिफेंस मोबिलाइज उसने करना शुरू कर दिया अक्रॉस द कोस्टल लाइन ऑफ द कंट्री। पूरी जो कोस्टल लाइन है वहां पर वो एयर डिफेंस डिप्लॉय कर रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कोई 5-6 दिन कबल हमने अमेरिका का जो प्लान सामने आया था कि वो बंदरगाहों के ऊपर अटैक करेंगे, वो एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक करेंगे, पहले जो की इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको वो कैप्चर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उसकी हिफाजत उन्होंने शुरू कर दी है, कोस्टल लाइन के ऊपर एयर डिफेंस डिप्लॉय कर रहे हैं।
और ये सिस्टम जो है वो हेल्प करेगा जो सेंसिटिव और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्रोटेक्शन, और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी, अंडर मिलिट्री कंट्रोल उनको लिया जा रहा है। देखना अब ये वाज़ेह तैयारियां हैं, एयरपोर्ट्स को मिलिट्री कंट्रोल के अंदर लिया जा रहा है, और मिलिट्री ने एंटी टैंक जो बैरियर्स हैं अराउंड द एयरपोर्ट्स वो भी डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं। तो ये बिल्कुल यानी विद इन डेज अब ये मामला नजर आ रहा है। और सेनेट में रेजोल्यूशन लाई गई है कि ट्रंप को रिस्ट्रिक्ट किया जाए वेनेजुएला के हवाले से, लेकिन वो रेजोल्यूशन जो वो पास नहीं हो सकी है। सेनेट रिजेक्ट्स द बिड टू कर्ब ट्रंप्स मिलिट्री पावर इन कैरिबियन। ठीक है, तो ये वेनेजुएला की सूरत हाल है और काफी डेंजरस सूरत हाल है। वियतनाम जो है ना उसमें यह था कि देखें मतलब चाइना है साथ और रशिया वहां से इजीली जो है वो सप्लाई भेज सकता था, लेकिन वेनेजुएला जो है वो दूर है, उसके साथ जमीनी राब्ता तो नहीं है, तो इसलिए वेनेजुएला की जो जंग है वो डिफरेंट होगी। और मनरो डॉक्ट्राइन जो है वो अमेरिका वहां पर इंपोज करने जा रहा है, इसलिए जो साउथ अमेरिका है उसके ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त जब वहां पहुंचा है। और ट्रंप ने जो ब्राजील के प्रेसिडेंट को खुद ही कॉल किया है जिसके ऊपर 50% टैरिफ लगाए हुए थे और फड्डा बना हुआ था, वो किस लिए? इसलिए कि वो वेनेजुएला और बाकियों को आइसोलेट करना चाहता है, क्योंकि ब्राजील जो है वो वहां की सबसे बड़ी पावर है। ब्राजील और वेनेजुएला के अच्छे ताल्लुकात नहीं है, अब अच्छे हो रहे थे, और ब्राजील ने वेनेजुएला और कोलंबिया इन सबकी सपोर्ट की बात की। तो अब ट्रंप ने जो ब्राजील के प्रेसिडेंट को कॉल की है ताकि वेनेजुएला को जब वो आइसोलेट किया जा सके और उसकी मदद को कोई ना आए, तो ये काफी मुश्किल टाइम है, ये जंग बड़ी खौफनाक होगी। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है ताइवान के हवाले से। चाइना का जो प्लान है कि वो ताइवान स्टेट को मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेट कर ले। उन्होंने कहा कि जो ताजा तरीन चाइना ने जंगी मशकें की हैं वो रैंडम नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक प्लान था जिसमें उन्होंने पूरी तरह से मैप आउट किया है एक ब्लॉकेड जो ताइवान के गिर्द वो करेंगे, एक मुकम्मल इंसर्कलमेंट वो करेंगे, ताइवान की जो सी लेन्स हैं उनकी मुकम्मल इंसर्कलमेंट करेंगे, और 90% जो ताइवान की एनर्जी है वो शिप्स के जरिए आती है, और आसानी के साथ इस आइलैंड को क्रिपल किया जा सकता है जस्ट कट ऑफ फ्यूल टैंकर्स। अगर ऑयल सप्लाई एनर्जी सप्लाई रोक दी जाए तो उसका कोई जमीनी राब्ता तो नहीं, वो तो सारी जहाजों के जरिए आती है, तो अगर ब्लॉकेड कर दिया जाए तो वो वैसे ही फारिग हो जाएगा। तो वॉर गेम्स इन डीसी शोर के एलएनजी रन जो है 11 दिन की सप्लाई 11 दिन की स्टोरेज ताइवान के पास है, और जो कोयला है कोल है उसकी जो स्टोरेज है वो 7 वीक्स तक की है मैक्सिमम। एलएनजी 11 दिन की और कोल जो है वो सिर्फ 7 वीक्स का। सो इफ इट्स सी लेन्स अगर कट हो जाती हैं तो ताइवान जो है वो यानी अगर चाइना अंदर दाखिल ना भी हो तो भी वो ढेर हो जाएगा, क्योंकि वो चलेगा कैसे, मतलब इसके बगैर वो कैसे चलेगा। तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की जब रिपोर्ट है इसमें अगला ट्विस्ट देखिए, और वो ट्विस्ट ये है कि उनका सबसे बड़ा जो शेयर आता है ऑयल का वो रशिया से आता है। तो रशिया जब वो ताइवान को ऑयल देगा, फिर रशिया ने फौरन रोक दिया तो फिर कौन देगा, कैसे वो सप्लाई जब वो मैनेज होगी। और देखिए चाइना का एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर इससे भी बड़ी पावर इमर्ज होने के लिए जरूरी है कि वो ताइवान का मामला अपने हक में करे। इस तरह के मसाइल रखे ही इसलिए गए हैं ताकि दुनिया के मुख्तलिफ मालिक को तंग किया जा सके। देखिए जब अमेरिका एक मनरो डॉक्ट्राइन के तहत 200 साल से अपने इर्द गिर्द के मालिक पर अपनी हेजमनी रखे हुए है और आज फिर उसी मनरो डॉक्ट्राइन के तहत उन पर जंगे छेड़ने जा रहा है, तो ताइवान जो चाइना का हिस्सा है, और अमेरिका भी यह मानता है कि ताइवान चाइना ही का हिस्सा है, अमेरिका ताइवान को चाइना का हिस्सा मानता है, फिर चाइना जब ताइवान क्यों नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो वजह क्या है कि फिर चाइना एक बहुत बड़ी पावर के तौर पर इमर्ज कर जाएगा। तो अब ये बड़ा क्रूशल टाइम जब वो आगे आ रहा है। चाइना किसी सूरत ताइवान पर हमला करना नहीं चाहता है, लेकिन प्रोवोकेशन जब वो बहुत ज्यादा हो रही है। अब जरा यूरोप के हालात देखिए। मैक्रोन जो है, ताजा तरीन सर्वे सामने आया है कि वो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो रिकॉर्ड लो चली गई। अब ज़ाहिर यहां पर इजरायली लॉबी भी बहुत एक्टिव होगी मैक्रोन को गिराने में, और वो जो फार राइट है उसके साथ अपना अलायंस बनाने की इजराइल जब वो कोशिश कर रहा है। तो मैक्रोन जब वो बहुत नीचे चले गए हैं, और ये यूरोप बहुत पैनिक के अंदर है, क्योंकि मैक्रोन का जो फॉल है वो यूक्रेन जंग में सबसे बड़ा धचका होगा नेटो को और यूरोप को, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती यूक्रेन वॉर को। तो अमेरिका के बगैर ये नहीं चल सकती, तो फ्रांस के बगैर कैसे चलेगी, फ्रांस के बगैर तो बिल्कुल नहीं चल सकती। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जब वो होगा। और फिर आप देखिए जो यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट हैं, आज उनके खिलाफ कुछ ही देर पहले दूसरी नो कॉन्फिडेंस लाई गई है विद इन आप कह लें कि फ्यू वीक्स, दूसरी नो कॉन्फिडेंस मोशन, और दूसरी में भी वो सर्वाइव कर गई हैं। तो आप जरा उनका क्राइसिस देखिए, ये यूरोप की बड़ी लीडरशिप है और वो इस क्राइसिस के अंदर है। तो ये बड़ा मुश्किल और एक बड़ी अननेसेसरी और फुलिश वॉर उन्होंने छेड़ी हुई है। ये देखें यूक्रेन और ज़ेलेंस्की, इसने ये बहुत बड़ा मस्खरा है, इसने यूक्रेन का बेड़ा गर्क करवाया है। कभी यूक्रेन जो है रशिया के खिलाफ जीत नहीं सकता है, कभी भी नहीं जीत सकता है। अल्टीमेटली नतीजा ये होगा कि यूरोप एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ चला जाएगा।
अगर रशिया ने हारना है तो फिर वो न्यूक्लियर जंग से होकर हारेगा जिसमें किसी का कुछ नहीं बचना। तो ये अफगानिस्तान, ये वो जंगें नहीं हैं, ये बिल्कुल एक डिफरेंट वॉर है और बिल्कुल एक फुलिश वॉर है, अननेसेसरी वॉर है जिसमें यूरोप का बुरकस निकल रहा है। तो ये कोई अच्छा और दानिशमंदाना ये जंग नहीं है। लेकिन बहरहाल अब आप जरा देखिए ज़ेलेंस्की ने अभी क्या बयान जारी किया है। कहता है कि जो वेस्टर्न कंपोनेंट्स हैं वो रशियन वेपन्स में इस्तेमाल होंगे। अब जरा अंदाजा करें, वेस्टर्न नेशंस के कंपोनेंट्स रशियन वेपन्स में पाए गए हैं। ये आज ज़ेलेंस्की साहब ने नया जो है वो बात छेड़ दी है। अब वो एक वहां यूरोप में खपड़ी है कि कौन से वेस्टर्न नेशंस हैं जो रशिया को वेपन्स दे रही हैं। अच्छा, फिर रशिया ने ये टर्की के जरिए यूक्रेन को आखिरी वार्निंग भेजी है कि अगर यूक्रेन ने रशिया की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमले बंद ना किए तो फिर रशिया जो है वो यूक्रेन की तमाम जो गैस स्टोरेज है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और आगे विंटर आ रहा है और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 सालों के अंदर रशिया ने यूक्रेन की जो हाफ गैस स्टोरेज है और प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रॉय कर दी है। रशिया स्ट्राइक्स नॉकआउट मोर देन हाफ ऑफ यूक्रेन गैस प्रोडक्शन अहेड ऑफ विंटर। आगे विंटर आ रहा है और रशिया ने टर्की के जरिए यूक्रेन को यह वार्निंग दी है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक बंद ना किए तो तमाम का तमाम जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, 100% डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो फिर क्या होगा? तो बड़ा खूबसूरत मुल्क और रिसोर्सेज से भरपूर और दुनिया में गंदम वो सब ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो उसका बेड़ा गर्क करवा लिया ज़ेलेंस्की ने। और ये कॉमेडियन था, ठीक है ना, कॉमेडियन था और इसको CIA का प्रोजेक्ट था, इसको वहां पर जब इंपोज किया गया और वहां पर इंपोज किया गया और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, ये तकरीबन 30-35 साल से। अभी आप देखें जो जर्मनी की साबका जो चांसलर है, साबका चांसलर हैं एंजेलिना मार्कल जो है, उन्होंने खुद कहा कि ये इनका कसूर है, ये यूरोपियंस का कसूर है, ये प्यूटन का कसूर नहीं है। तो देखिए आखिरी बात कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरी वेस्टर्न मीडिया मशीनरी फेल हो गई है। यूक्रेन जंग में भी फेल हो गई है और गजा में भी फेल हो गई है। पूरा मंसूबा था कि रशिया को आइसोलेट करना है, जंग भी रशिया ने छेड़ी हुई है, फिर भी दुनिया रशिया ही का मौकफ क्यों मान रही है? हालांकि ऐसा होता नहीं है, जंग छेड़ने वाले का कोई मौकफ नहीं मानता है। तो ये बिल्कुल एक इतना बड़ा डिजास्टर है यूरोप के लिए कि उनका नैरेटिव दुनिया में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जंग भी रशिया ने छेड़ी हुई है, यूरोपियन ने तो अभी जंग नहीं छेड़ी, रशिया ने छेड़ी है ना, फिर भी दुनिया रशिया के मौकफ के साथ खड़ी हो रही है। इन्होंने पूरा जोर लगाया है, एक एक गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया है कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा हो, लेकिन खुद इनके लोग अब उस नैरेटिव को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इनकी सारी नैरेटिव एक तो यूक्रेन में भी फेल हुआ है और दूसरा जब गजा में भी बुरे तरीके से, गजा में तो इंतहाई बुरे तरीके से फेल हुआ है। तो बहरहाल अभी भी काफी क्रूशल टाइम है आगे, क्योंकि इजराइल और नेतन्याहू के होते हुए अमन की उम्मीद रखना यह सबसे बड़ी आप कह लें कि गलतफहमी होगी। तो सब अलर्ट हैं और रास्ता अभी लंबा है और ये एंटिटी जो है वो किसी को एग्जिस्टेंस के लिए कभी तैयार नहीं होगी। तो टर्की भी अपनी फौजियां तैयार करें, मिस्र भी करें और बाकी भी करें, यही एक रास्ता इनके पास है। अब सीरिया में इनकी प्रॉक्सी वॉर जो है शुरू हो चुकी है। तो ये डील जिसका अभी देखें, इस डील में अभी दिन भी तय नहीं है। एक होता है ना कि आरजी है तो आरजी में दिन बताया जाएंगे, 15 दिन तक ये आरजी रहेगी, 60 दिन तक, वो भी नहीं है। तो दिन भी अभी क्लियर नहीं है, तो काफी क्रूशल टाइम है। देखते हैं, ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, अपनी राज रोगा करें। अल्लाह हाफिज।